गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लासेस बाय रवि सर में आपका फिर से स्वागत है। कल हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र समाप्त किए थे पिछले क्लास में। आज बताए थे कि बउआ कुछ रोग के बारे में बचा हुआ है, कुछ संक्रामक रोग के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो रोग के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है एड्स। जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। 8 फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी एंड S फॉर सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका रोग जनक कौन होता है? इसका जो रोग जनक होता है वो होता है HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ध्यान दीजिएगा, एड्स एक रोग होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किसके कारण होता है? तो वो होता है HIV नामक ये होता है HIV नामक विषाणु के कारण। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नहीं होता है, इसका मतलब होता है वायरस। वायरस कहे तो विषाणु। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर इसके बारे में कहा जाए तो यह एक, या तो इसको हिंदी में भी कहा जाता है प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। तो अगर इसका परिभाषा लिखा जाए तो क्या लिखिएगा कि यह एक विषाणु जनित रोग है। यह एक विषाणु जनित रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होता है। जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होता है। क्या है? यह एक विषाणु जनित रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होता है। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा HIV विषाणु पश्च विषाणु समूह का विषाणु है। HIV विषाणु पश्च समूह, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रेट्रोवायरस। यह विषाणु HIV विषाणु पश्च विषाणु समूह का विषाणु है। पश्च विषाणु समूह का विषाणु है जिसका न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है। जिसका न्यूक्लिक अम्ल
जिसका न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है। ध्यान दीजिएगा क्या है, तो HIV विषाणु पश्च विषाणु समूह का विषाणु है जिसका न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है। ठीक है, इसके बाद HIV फैलने का क्या क्या कारण हो सकता है, या HIV संक्रमण के निम्न कारण हो सकते हैं। HIV संक्रमण के, ध्यान देना बउआ, HIV संक्रमण के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हैं, तो सबसे पहला कारण होता है कि संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध द्वारा। यदि आप कोई संक्रमित व्यक्ति के साथ संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध द्वारा, यदि आप संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाते हैं, या तो इसे साधारण भाषा में सेक्स कह सकते हैं, यदि आप कोई संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाते हैं तो आपके शरीर में HIV प्रवेश करता है। दूसरा है संक्रमित व्यक्ति का रक्त या रुधिर के आदान प्रदान द्वारा, या तो तीसरा क्या कारण है, तो यदि संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए गए सुइयों का पुनः प्रयोग से, यदि संक्रमित व्यक्ति को कोई सुई प्रयोग कर ले चुका है, अगर वो सुई से फिर दोबारा आपको टीका लगाया जाता है, तब भी एड्स फैलने का खतरा रहता है। या तो चौथा होता है, ये सब तो था बाद में, जन्म के बाद, और जन्म के पहले भी होता है कि संक्रमित माँ द्वारा उसके संतान के शरीर में, संक्रमित माँ द्वारा उसके संतान के शरीर में। ध्यान दीजिएगा, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। बहुत कम होता है हमारे देश में, इसकी प्रतिशतता बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे धर्म में या तो हमारे देश में इस तरह का कोई रूल नहीं होता है कि आप किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं, नहीं, जबकि विदेशों में ये आम होता है। तो हमारे देश में एड्स का परसेंटेज बहुत ही कम होता है, अप्रोक्स 0.7 या 0.007 आप ले सकते हैं। ठीक है, इतना कम परसेंट होता है। इसका जो रोगजनक होता है वो HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, जिसे कहा जाता है प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। ठीक है, यह एक विषाणु जनित रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होता है। या तो आप इसे यहाँ पे HIV भी लिख सकते हैं, HIV प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होता है। दूसरा है HIV विषाणु पश्च विषाणु समूह का विषाणु है। HIV विषाणु जो है वो पश्च विषाणु समूह का विषाणु है जिसका न्यूक्लिक अम्ल RNA होता है। क्लियर? चलिए अगला क्या है, HIV संक्रमण के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण, तो सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध बनाकर। ठीक है, दूसरा क्या है, तो संक्रमित व्यक्ति का जो रक्त है उसका अगर आदान प्रदान किया जाता है किसी दूसरे शरीर में, तब भी उसको एड्स होने का खतरा होता है। या तो तीसरा है कि संक्रमित व्यक्ति को अगर कोई सुई से टीका लगा दिया जाए और उसी सुई से अगर असंक्रमित व्यक्ति को भी टीका लगाया जाए, उस कंडीशन में भी एड्स फैलता है। ठीक है, और चौथा है कि यदि गर्भवती महिला को एड्स है तो उससे उसके संतान में भी एड्स का गुण या HIV प्रवेश कर जाता है। क्लियर है?
चलिए, इसके बाद है संक्रमण काल। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आगे का प्रोसेस आगे का देखते हैं हम। इसके बाद है आपका संक्रमण काल, ठीक है, जिसे कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, संक्रमण काल। तो इसका संक्रमण काल क्या होता है? तो सबसे पहले संक्रमण काल कहते किसको हैं? तो ध्यान दीजिएगा, एड्स के लक्षण प्रकट होने में या कोई भी चीज़ का संक्रमण, कोई भी रोग का संक्रमण काल क्या कहलाता है? तो संक्रमण काल का मतलब है कि जब तक लक्षण आपके शरीर में, जैसे विषाणु आपके शरीर में प्रवेश किया और जब तक वह अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है, उसके बीच के काल को संक्रमण काल कहते हैं। तब तक वो आपके शरीर में ही रहता है और धीरे धीरे करके आपके शरीर में रोग फैलाता रहता है। जब वह रोग ज़्यादा फैला देता है तो आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो जब आपके शरीर में प्रवेश किया और जब आपके शरीर में लक्षण वो दिखाना शुरू किया, उसके बीच के काल को संक्रमण काल कहा जाता है। तो उसी तरह से इसमें लिखिएगा, एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच के अंतराल को, ऐसे नहीं लिखिएगा, इसको दूसरे भाषा में लिखिएगा, HIV के शरीर में प्रवेश करने, HIV के शरीर में प्रवेश करने एवं लक्षण उत्पन्न करने के बीच की अवधि को संक्रमण काल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब उसके शरीर में HIV वायरस प्रवेश किया और लक्षण उत्पन्न किया, इस दोनों के बीच का जो अवधि होता है उसे संक्रमण काल कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कहा जाता है कि कितने दिन के संक्रमण काल इसका होता कितने दिन का है? तो ध्यान दीजिएगा, 5 से 6 महीना, या तो ये कम से कम 5 से 6 महीना और अधिक से अधिक कई वर्षों तक, अधिक से अधिक कई वर्षों तक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो संक्रमण काल होता है वो कम से कम 5 से 6 महीना और अधिक से अधिक कई वर्षों तक हो सकता है। क्लियर है? इसके बाद है HIV व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद, HIV व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद, HIV व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद HIV विषाणु बृहत भक्षकाणु में प्रवेश करता है। बृहत भक्षकाणु, जिसे मैक्रोफेज कहा जाता है, बृहत भक्षकाणु में प्रवेश करता है, जहां उसका RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम
जहां उसका आरएनए जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जहां उसका आरएनए जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए का निर्माण करता है। एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, आपको पता होगा कि हमारे जो कोशिका होता है, ये अगर कोशिका है और ये केंद्रक है, तो ये केंद्रक के अंदर इस प्रकार से संरचना बना के रहता है, इसे कहा जाता है डीएनए। लेकिन यदि आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए आरएनए कहाँ रहता है, तो ये डीएनए जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ केंद्रक के अंदर रहता है। डीएनए कहाँ रहता है? केंद्रक के अंदर, कोशिका के अंदर नहीं। कोशिका के अंदर तो बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से डीएनए कहाँ होता है? तो केंद्रक के अंदर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ बउआ आरएनए कहाँ होता है, तो आरएनए कहाँ रहता है? तो यह कोशिका एवं केंद्रक के अंदर, यह कोशिका के अंदर भी रहता है और केंद्रक के अंदर भी। आगे आप लोग पांचवा एक्सरसाइज में पढ़ चुके होंगे पिछले क्लास में, या नहीं पढ़े होंगे तो हम बता देते हैं कि ये आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का आरएनए कौन कौन सा होता है? तो ये होता है आरएनए का टाइप्स होता है 3 प्रकार का। एगो होता है एमआरएनए, एगो होता है टीआरएनए, स्मॉल टी होता है, और तीसरा होता है आरआरएनए। एमआरएनए को कहा जाता है मैसेंजर आरएनए, या तो संदेशवाहक आरएनए। इसका काम ही होता है कि जब डीएनए को आवश्यकता पड़ता है ऊर्जा का, तो वो मैसेज पहुंचाता है टीआरएनए के पास कि भाई डीएनए को ऊर्जा चाहिए। तो ये टीआरएनए क्या करता है? देखिए मुख्य रूप से अगर कोई पूछे कि बताइए ये पूरे कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है लगभग 78% आरआरएनए, क्योंकि यही आरआरएनए जो होता है वह हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होता है वह होता है मुख्य रूप से ठोस अवस्था में, या तो एटीपी के रूप में होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, और ये एटीपी से ऊर्जा का निर्माण ये आरआरएनए ही करता है। ठीक है, तो आरआरएनए क्या करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। टीआरएनए क्या करता है? सबसे कम प्रतिशत होता है एमआरएनए का, 2 से 3%, और शेष जो बचा वह 18% लगभग होता है। 18% लगभग होता है किसका? तो टीआरएनए का। ठीक है, तो ये होता है। अगर पूछे इसमें कि उपस्थिति किसका कहाँ होता है, तो उपस्थिति देखिए ध्यान से देखिएगा। हम बताए बउआ एमआरएनए जो होता है वह सिर्फ केंद्रक में होता है, और आरआरएनए जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ कोशिका में होगा। ये कोशिका द्रव्य में कहाँ होगा आरआरएनए? तो कोशिका द्रव्य में। लेकिन टीआरएनए कभी केंद्रक के पास जाता है, कभी कोशिका द्रव्य के पास आता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है ट्रांसफर आरएनए, या तो इसको हिंदी में कहा जाता है स्थानांतरण आरएनए। समझे? तो इसका काम दोनों जगह होता है, तो ये दोनों जगह उपस्थित रहता है। लेकिन एमआरएनए सिर्फ और सिर्फ केंद्रक के पास, और आरआरएनए कभी हमेशा रहता है कोशिका द्रव्य के पास। तो हम वही चीज़ यहाँ लिखा रहे थे कि एचआईवी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद एचआईवी विषाणु बृहत भक्षकाणु या मैक्रोफेज में प्रवेश करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में या हमारे कोशिका में 2 भक्षकाणु होते हैं, एक बृहत भक्षकाणु और दूसरा सूक्ष्म भक्षकाणु। जो बृहत भक्षकाणु होते हैं उसे मैक्रोफेज कहा जाता है, और जो सूक्ष्म भक्षकाणु होते हैं उसे माइक्रोफेज कहा जाता है। सिर्फ ए और आई का अंतर होता है। ठीक है, तो ये बृहत भक्षकाणु में प्रवेश करता है। बृहत भक्षकाणु कहने का मतलब आरआरएनए। क्लियर है? क्योंकि इसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है, तो ये सबसे पहले किसमें प्रवेश करता है? तो आरआरएनए में।
तो बृहत भक्षकाणु में प्रवेश करता है जहां उसका आरएनए जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है ये आगे हम समझाएंगे, जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए का निर्माण करता है। क्लियर है? अब कहिएगा डीएनए का निर्माण क्यों करता है? तो आपको पता है किसी भी जीव को प्रजनन करने के लिए उसका आनुवांशिक गुण क्या होता है? डीएनए, जबकि एचआईवी का आरएनए और डीएनए दोनों होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब इसके बाद यह विषाणुवीय डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए में, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यह विषाणुवीय डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए में, परपोषी की कोशिका के डीएनए में समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं में डीएनए में समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं में विषाणु पैदा करने का निर्देश देता है। संक्रमित कोशिकाओं में विषाणु पैदा करने का निर्देश देता है। विषाणु पैदा करने का निर्देश देता है। बृहत भक्षकाणु विषाणु बनाना जारी रखते हैं। बृहत भक्षकाणु विषाणु बनाना जारी रखते हैं। विषाणु बनाना जारी रखते हैं। बृहत भक्षकाणु विषाणु बनाना जारी रखते हैं। इसीलिए इसे एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। इसीलिए इसे एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हम कि यह विषाणुवीय डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए में, ध्यान दीजिएगा, जब इस आरएनए के पास जाएगा तो इस आरएनए के द्वारा वह धीरे धीरे करके डीएनए का निर्माण करेगा और कहाँ पहुँचेगा? इस डीएनए के पास ये किसकी कोशिका होगी? तो जिसके शरीर में वह प्रवेश करेगा, मतलब परपोषी। ठीक है, यह किसकी कोशिका होगी? परपोषी की, क्योंकि कभी पेड़ पौधों में एड्स नहीं फैलता है। क्लियर है? तो ये परपोषी की कोशिका होगी। तो यह विषाणुवीय डीएनए परपोषी की कोशिका के डीएनए में समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं में विषाणु पैदा करने का निर्देश देती है। क्योंकि अभी तुरंत आपको हम बताए कि यहाँ कौन सा आरएनए होता है? तो मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए क्या करता है? तो वह निर्देश देता है या तो संदेश पहुँचाता है। तो वही लिखा गया है कि विषाणु पैदा करने का निर्देश देता है। बृहत भक्षकाणु विषाणु बनाना जारी रखते हैं। आपको पता है आरएनए हमेशा विषाणु बनाना जारी रखेगा, इसलिए इसे एचआईवी फैक्ट्री कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एचआईवी फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो बृहत भक्षकाणु को कहा जाता है। इसे अंडरलाइन करके रखिएगा, बृहत भक्षकाणु को एचआईवी फैक्ट्री कहा जाता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके कुछ पॉइंट है उसके बारे में समझेंगे।
चलिए HIV फैक्ट्री कहते हैं, यहाँ तक लिख लिए थे। इसके साथ ही HIV सहायक टी, अगला पॉइंट, इसके साथ ही HIV सहायक टी लक्षकाणु में, सहायक टी लक्षकाणु में, सहायक टी लक्षकाणु में प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, सहायक टी लक्षकाणु में प्रवेश कर जाते हैं और प्रतिकृति करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और प्रतिकृति करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? तो प्रतिकृति करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। रुधिर में छोड़े गए संतति टी विषाणु, रुधिर में छोड़े गए संतति, कहने का मतलब इसका जो HIV का संतति विषाणु था, मतलब संतान उत्पन्न करने के लिए जो छोटे छोटे कोशिकाओं को छोड़ा था, तो संतति टी विषाणु, संतति टी विषाणु दूसरे कोशिकाओं पर हमला करते हैं। संतति टी विषाणु दूसरे कोशिकाओं पर हमला करते हैं, दूसरे कोशिकाओं पर हमला करते हैं। यह काम बार बार दोहराया जाता है और अनेक, यह काम बार बार दोहराया जाता है और अनेक टी लिम्फोसाइट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लक्षकाणु के जगह पे आप इसे लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अनेक टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर हमला करती है, बार बार दोहराया जाता है और अनेक टी लिम्फोसाइट इससे प्रभावित हो जाता है। अनेक टी लिम्फोसाइट इससे प्रभावित हो जाता है, अनेक टी लिम्फोसाइट इससे प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति के शरीर में, जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी हो जाती है। व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी हो जाती है, सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका, सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में गिरावट के कारण, सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में गिरावट के कारण, सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं
विशेषकर माइक्रोबैक्टीरियम विषाणुओं विशेषकर माइक्रोबैक्टीरियम विषाणुओं व कवकों जैसे परजीवी का शिकार हो जाता है। विषाणुओं एवं कवकों जैसे परजीवी का शिकार हो जाता है। ध्यान दीजिएगा बउआ, हम क्या बता रहे थे इससे पहले, किसकी फैक्ट्री के बारे में हम बात किए थे? HIV फैक्ट्री कहते हैं किसे? तो उसका था बृहत लक्षकाणु को HIV की फैक्ट्री कहा गया था। उसके बाद क्या लिखाए हैं? इसके साथ ही HIV सहायक टी लक्षकाणु में प्रवेश कर जाते हैं और प्रतिकृति करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। प्रतिकृति करके अपनी संख्या, या तो रिप्रोडक्शन करके या तो जनन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। रुधिर में छोड़े गए संतति टी विषाणु दूसरे कोशिकाओं पर हमला करते हैं। यह काम बार बार दोहराया जाता है और अनेक टी लिम्फोसाइट इससे प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में कमी हो जाती है। किसके कारण टी लिम्फोसाइट्स प्रभावित होता है? तो ध्यान दीजिएगा, रुधिर में छोड़े गए संतति टी विषाणु के कारण। ठीक है, चलिए इसके बाद है सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में गिरावट आने का मतलब है कि व्यक्ति सहायक टी लिम्फोसाइट की संख्या में गिरावट का मतलब है कि व्यक्ति का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे ही उसका कम होगा या उसका इम्यूनिटी पावर कम होगा तो उसके शरीर में अनेक जीवाणु विशेषकर माइक्रोबैक्टीरियम विषाणु एवं कवक जैसे परजीवी का शिकार हो जाते हैं। कोई भी परजीवी उसके शरीर में प्रवेश करता है तो रोग फैलाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता था उसमें कमी आ गई है। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद लिखिएगा कि रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है। अगला पॉइंट देखिए, रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है, रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला व्यापक परीक्षण। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला व्यापक परीक्षण। व्यापक परीक्षण इसमें यही डैश देकर लिखिएगा। व्यापक परीक्षण का नाम है इलीसा, ELISA। इलीसा टेस्ट होता है
जिसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो गार्वेंट एसिड। गार्वेंट एसिड इलिसा इम्यूनो लिंक्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो गार्वेंट एसिड नामक परीक्षण किया जाता है। इलिसा नामक, ये कभी कभी पूछा जाता है बउआ, ये ध्यान रखना कि एड्स के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। नामक परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है वेस्टोन ब्लैक नामक परीक्षण एड्स की पूर्ण रूपेण जानकारी के लिए है। अगला पॉइंट है आपका कि वेस्टोन ब्लॉक नामक परीक्षण एड्स की पूर्ण रूपेण जानकारी के लिए है। परीक्षण एड्स की पूर्ण रूपेण जानकारी के लिए है। पूर्ण रूपेण जानकारी के लिए है। अब इसके बाद देखेंगे इसके रोकथाम के बारे में, और ये इसका लास्ट पॉइंट होगा, रोकथाम। तो ध्यान दीजिएगा, रोकथाम में पहला पॉइंट है नाको, NaCO का फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एड्स के बचने की तकनीक भी बताता है। एड्स से बचने की तकनीक भी बताता है। इसके बाद WHO ने सिंगल यूज सिरिंज रक्त बैंकों के, दूसरा है WHO ने सिंगल यूज सिरिंज जो आप लोग देखते होंगे टीका लगाने के, उसको हर हाल में फेंक देता है, दोबारा यूज नहीं करता है, क्योंकि वो सिंगल यूज सिरिंज ही होता है। WHO ने सिंगल यूज सिरिंज रक्त बैंकों के रक्त को HIV मुक्त करवाया, रक्त बैंकों के रक्त को HIV मुक्त करवाया, ड्रग के प्रयोग को बंद किया गया आदि की रोकथाम किया गया। ड्रग के प्रयोग को बंद आदि रोकथाम किया गया। बस एड्स में आपको इतना ही पढ़ना था बउआ। क्लियर है? रोकथाम कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स से बचने की तकनीक भी बताता है। और उसके बाद है WHO ने सिंगल यूज सिरिंज का प्रयोग करने के लिए दिशा निर्देश दिया है। उसके बाद जो ब्लड बैंक था वहाँ उसको एड्स ये HIV मुक्त करवाया, और इसके साथ ही ड्रग्स के प्रयोग को भी बंद करवाया। ये सब रोकथाम थे। तो ये आपका एड्स रोग यहीं समाप्त होता है।
आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग वहीं वीडियो के नीचे मैसेज कर सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको उसका पूरा डिटेल बता देंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।